Hello everyone. In this video, we will see some basic concepts related to national income. First concept is about normal resident. Who is a normal resident? An individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country. It means if any individual lives in a country for economic purposes, for doing some economic activities like consumption, purchasing or spending, for investment purpose, for all these activities, if a person lives in a country for more than a year, in that case that person will be considered as normal resident of that country. कोई भी एक पर्सन जब किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है और वो वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग, सेविंग्स, इस टाइप की एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे करता है, देन इन दैट केस वो जो पर्सन वो वहाँ का, उस कंट्री का जहाँ वो रह रहा है 1 ईयर से ज़्यादा और ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसे वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। तो इसमें 2 फीचर्स हम देख सकते हैं। रेजिडेंट who live or located in the domestic territory, ऐसे रेजिडेंट्स जो उस टेरिटरी में, उस एरिया में रहते हैं या उन्होंने अपना लोकेशन बनाया हुआ है। सेकेंड थिंग इज रेजिडेंट्स, जैसा कि बताया गया, रेजिडेंट्स कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक अर्निंग्स, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन इन दैट कंट्री। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो पर्सन करते हैं, किसी एक कंट्री में रहते हैं और वो वहाँ पर 1 ईयर से ज़्यादा के लिए रहते हैं, इन दैट केस that person will be considered as normal resident of that country. नॉर्मल रेजिडेंट्स में कुछ पर्सनस को काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ये जो टूरिस्ट एंड विजिटर्स होते हैं वो तो जनरली लेस देन 1 ईयर के लिए किसी भी कंट्री में टूरिज़्म के पर्पज़ से या घूमने आते हैं, तो इसलिए इन्हें नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किसी कंट्री में नहीं कंसीडर किया जाता जहाँ ये विजिट करने के लिए जाते हैं। Then next is foreign staff of embassies, officials, diplomats, members of armed forces of foreign country located in a given country. इसके अलावा जो एक कंट्री की एम्बेसी दूसरी कंट्री में रहती है फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हर कंट्री का एक दूसरी कंट्री में जहाँ उनसे अच्छा रिलेशन है वहाँ पर वो अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश करते हैं। तो इन एम्बेसीज में काम करने वाले जो फॉरेन स्टाफ होते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट, जिस कंट्री में वो एम्बेसी लोकेटेड है वहाँ का ना होकर के जिस कंट्री की वो एम्बेसी है वो वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, इन दैट केस वहाँ का जो फॉरेन स्टाफ होगा वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ना कि इंडिया का। देन वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स काम कर रहे होंगे वो भी यूएसए के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ना कि इंडिया के। एंड नेक्स्ट थिंग इज मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री में जा कर के वहाँ पर आर्मी फोर्सेस अपने डिप्लॉय करते हैं, तो वो आर्म फोर्सेस भी जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो सिटीजन है, वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे, ना कि जिस कंट्री में उनको डिप्लॉय किया गया है। देन नेक्स्ट थिंग इज ऑफिसर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन अ कंट्री। जनरली हम देखते हैं फॉर एग्जांपल WHO का हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है एंड देन UNO का न्यूयॉर्क में है। तो ये जो ऑफिसेस डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर ये अपने ब्रांचेस खोलते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं, तो ये जहाँ भी ये सेटअप करेंगे ये वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। द नेक्स्ट थिंग एक चीज़ आती है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक UNO, WHO, ये डिफरेंट अगर अपने ऑफिसर्स खोलते हैं अलग कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हो रखेंगे वो एम्प्लॉयज़ उस कंट्री में के ना होकर के बल्कि जिस कंट्री की उनकी सिटीजनशिप होगी वो वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ भी उसका लोकेशन होता है वहाँ की वो खुद नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, इसीलिए वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो भी अपने ओरिजिनल कंट्री जहाँ की उनकी सिटीजनशिप होगी वहीं के वो रेजिडेंट भी होंगे। नेक्स्ट थिंग इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स। ये जो हैं ये भी
नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे जिस भी कंट्री में ये थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, बिकॉज द कंडीशन इज दे स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए वो, क्योंकि ट्रैवलिंग का उनका पर्पज़ रहता है, जो सीजनल वर्कर से जाते आते रहते हैं, तो इस वजह से इनकी जो ओरिजिनल कंट्री जहाँ की ये सिटीजन है वहीं के ये रेसिडेंट भी कहलाएंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज़ बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स भी जनरली माइग्रेट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उनका भी मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका खुद का कंट्री होता है, ना कि जिस कंट्री में भी जा कर के काम कर रहे होते हैं। तो उनका भी आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली बेसिस पे होता है, तो इस वजह से इन्हें भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक्स में जब नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो अदरवाइज़ अगर आप किसी से पूछेंगे, एक लेमन पर्सन से अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो सिंपली वो कहेगा कि हमारी कंट्री जिसमें हम रह रहे हैं उसका जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर का जितना पोर्शन है वो सब हमारा अपना कंट्री का टेरिटरी है, यानी कि एरिया है। बट इकोनॉमिक्स में जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ये पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है, पॉलिटिकल एरिया या बॉर्डर्स जो है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर इट इंक्लूड्स, कुछ और चीज़ें ये इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और more कंट्रीज। जिस कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, जिसको बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ की वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट चलाते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो भी अपने कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी में ही उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो दूसरी कंट्री में जाकर ट्रैवल करें या वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वहाँ के कंसिडर किए जाएंगे। नहीं, अल्टीमेटली जो भी वो अर्न करेंगे दैट विल बी काउंटेड इन द और कैलकुलेटेड और कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम ऑफ देयर ओन कंट्री जहाँ के वो रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive right to operate। जैसे फिशिंग वेसल्स होती हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के जो भी बड़े बड़े शिप्स वगैरह होते हैं, तो वो अगर इंटरनेशनल वाटर्स में अगर वो जा रहे हैं तो वो भी इंटरनेशनल वाटर का वो पार्ट जो कि उनके खुद के कंट्री के को बिलोंग करता है, तो उस केस में वो उनका जो भी वहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, ट्रेड करेंगे या बिजनेस करेंगे, ऐसे इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के बाद वो उनके खुद की कंट्री के नेशनल इनकम में ही इंक्लूड होगा उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर अरेबियन सी है और बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर जाने पर जितने दूर तक इंडिया का रीच है, वहाँ पर अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो जितना भी ये लोग जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। द नेक्स्ट थिंग इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी एम्बेसीज ओपन की हैं, कॉन्सुलेट्स खोले हुए हैं, मिलिट्री भी इस्टेब्लिशमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, तो इन दैट केस वहाँ पर जितने भी लोग एम्प्लॉयड होंगे एम्बेसी में, कॉन्सुलेट्स में, या मिलिट्री पर्सनल जितने होंगे, वो सब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माने जाएंगे। तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी या वो जो एरिया होगा जहाँ पर भी ये लोग काम कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं, या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है, अल्टीमेटली दैट विल बी कंसिडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि वहाँ का डिसीजन मेकिंग इंडिया के गवर्नमेंट से डिसाइड होगा, न कि वहाँ की कंट्री से। तो इसीलिए ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, ना कि सिर्फ कंट्री का एरिया। यहाँ पर हमने देखा फिशिंग वेसल्स जो इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स भी जो अपनी कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, एम्बेसीज भी दूसरी कंट्रीज में इस्टेब्लिश है। इवन ये सारी चीज़ें भी फिजिकली तो ये दूसरी कंट्रीज में इनका लोकेशन है, बट एक्चुअली इकोनॉमिकली दे आर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। या अब सिमिलरली जैसे यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि जैसे इंडिया की जो एम्बेसी है वो अगर दूसरे कंट्री में इस्टेब्लिश होती है, तो वहाँ तो वो इंडिया की एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगी। सिमिलरली अगर इंडिया में सपोज यूएसए की एम्बेसी है, तो वो यूएसए की डोमेस्टिक एम्बेसी को यूएसए के
डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगी, ना कि वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनी जाएगी। भले ही उसका लोकेशन इंडिया में है, यूएसए की एम्बेसी का लोकेशन इंडिया में है फिजिकली, वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, बट वो जो लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी के अकॉर्डिंग वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वो एम्बेसी होगी जो इंडियन एम्बेसी होगी और वो दूसरे कंट्री में लोकेटेड है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके ब्रांचेस सपोज अगर इंडिया में खुलते हैं तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होंगे। अगेन रिपीट कर दिया जाए, पहला कि जो एम्बेसीज फॉरेन कंट्री की हैं वो अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेशन है उनका, बट फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं किए जाएंगे। सेकंड थिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके ऑफिसेज अगर इंडिया में खुलते हैं तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है एंड रेसिडेंटशिप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जनरली अगर देखा जाए तो रेसिडेंट वर्ड बनना है, जिससे हम कहते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस, तो मतलब उस पर्सन का लोकेशन कहाँ है, रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ रहता है। बट इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंटशिप। लेट्स सी कि इनमें क्या डिफरेंस है। सिटीजनशिप एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एंड रेसिडेंटशिप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ऐसा हो सकता है कि जो सिटीज़न हो वो रेसिडेंट भी हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रेसिडेंट हो वो सिटीज़न भी हो। अगर पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है एंड रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। देन सिटीजनशिप जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिसाइड होता है। जिस पर्सन का बर्थ जिस कंट्री में हुआ है वो वहाँ का सिटीजन कहलाएगा। रेसिडेंटशिप यानी कि रेसिडेंट वो पर्सन कहलाएगा जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो अपनी 1 ईयर से ज़्यादा जहाँ करता है उसके बेसिस पे उसकी रेसिडेंटशिप डिसाइड होगी। देन नेक्स्ट थिंग इज़, एक दूसरा तरीका है सिटीजनशिप को के लिए अप्लाई करने का कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन नेशनल है, फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया में आता है और परमानेंटली वो इंडिया में ही रहना चाहता है तो इंडिया में वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको वो सारी अगर फुलफिल करेगा तभी उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल पाएगी। रेसिडेंटशिप में ऐसा कुछ बहुत अप्लाई करने वाला प्रोविज़न नहीं होता है। बस इसमें ये है कि जो भी पर्सन, उस पर्सन को हम रेसिडेंट कहेंगे किसी कंट्री का, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का, जब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 1 ईयर से ज़्यादा वो इंडिया में आकर करेगा, इन दैट केस वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप में कुछ रिलेशन ऐसा है। इसका मतलब ये है कि इस छोटे सर्किल में जो पार्ट आएगा रेसिडेंटशिप का, क्योंकि रेसिडेंट तो बड़ा वाला सर्किल है, तो ये जो रेसिडेंट्स इसमें लोग आएंगे सिटीजन्स, और सिटीजन्स के साथ साथ ही ये रेसिडेंट का भी कुछ पार्ट कवर कर रहा है। तो ये जो अंदर के पार्ट है, अंदर के पार्ट में रेसिडेंट एंड सिटीज़न दोनों ही कैटेगरी, जो पर्सन रेसिडेंट होंगे वो सिटीज़न भी होंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर सिर्फ रेसिडेंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं कि वो अपनी कंट्री के सिटीज़न हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री की सिटीजनशिप ली होगी, लेकिन क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इंडिया में आकर के अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसलिए वो इंडिया के रेसिडेंट कहलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो रेसिडेंट भी हो इंडिया के एंड सिटीजन भी हो, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इंडिया के रेसिडेंट तो हैं लेकिन वो सिटीजन अपनी कंट्री के हैं जहाँ पर उनका बर्थ हुआ है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। फैक्टर इनकम वो होता है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विसेज देने के लिए मिलता है। लाइक लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, देन कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी इनको मिलती हैं, इन चारों को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार है और उनको जो भी उनके कंट्रीब्यूशन के बदले में जो भी रिवॉर्ड मिलता है, रिटर्न मिलता है, उनको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज, ये फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट थिंग है कि ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। इसमें जो भी बात हो रही है कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये अर्निंग्स के एग्जाम्पल है, मतलब कुछ काम करने के बदले में मिलता है। द नेक्स्ट थिंग इज इसको नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड करते हैं। जब इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम को उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो कि हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट रिसीव करती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड्स को ओल्ड एज पेंशन मिलती है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। इवन जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो यहाँ पर जो इनकम जनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं पैसा तो जनरेट हो ही रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है एक पर्सन को, वो रिसीव कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसफ़र इनकम है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनको अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, लाइक मनरेगा में जैसे मिलता है वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसफ़र इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, बस उसमें रिसीविंग होती है, कोई बदले में कोई काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन अगर गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, तो उसके बदले में वो उन ओल्ड लोगों से कोई भी काम नहीं ले रही है, वो कोई किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव सर्विस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो ये जस्ट एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, इसमें उन्होंने अर्न नहीं किया, उन्होंने सिर्फ रिसीव किया है। सिमिलरली गवर्नमेंट की भी ट्रांसफ़र इनकम होती है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर अनकंडीशनल कोई एड मिलती है, या फॉरेन गवर्नमेंट से अगर अनकंडीशनल एड मिलती है, फाइनेंशियल एड मिलती है, इन दैट केस वो भी ट्रांसफ़र इनकम होगा। एंड इसीलिए क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम के रिटर्न में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर जो ये इनकम जनरेट हो रही है, इन सब के बदले में अगर इनकम जनरेट हो रहा होता तो डेफिनेटली इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्टिव सर्विस ही नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई आउटपुट ही जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ इनकम मिल रहा है, जस्ट वन वे मनी फ्लो हो रहा है, तो इसी वजह से ये ट्रांसफ़र इनकम है और इसको नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको या तो कंजम्पशन में यूज़ किया जाता है या इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क जो एक हाउस होल्ड खरीदता है वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो फाइनल गुड है, मतलब कि वो फिनिश्ड गुड्स है। द नेक्स्ट थिंग इज मशीनरी। मशीनरी किसी एक फर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो भी एक फाइनल कमोडिटी है, फिनिश्ड आइटम है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि इसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है। जो भी फाइनल गुड्स होते हैं उन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री के वो बाहर आ चुके हैं, तो जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस होना होता है वो सब कुछ हो चुका होता है। इसी वजह से देयर विल बी नो फर्दर वैल्यू एडिशन, के ऊपर और कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जितनी का सामान बनना था वो बन चुका, अब उसमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है, इसलिए दे आर रेडी टू यूज़। तो जो भी मिल्क अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन के पर्पज से खरीद रहे हैं तो इट इज़ रेडी टू यूज़। दे विल जस्ट टेक इट फ्रॉम द मिल्क मैन एंड दे विल बॉयल इट एंड कंज्यूम इट, सो इट इज़ दैट मिल्क इज़ रेडी टू कंज्यूम। सिमिलरली जो मशीनरी खरीदी जा रही है वो भी रेडी टू यूज़ है। जो भी ओनर है फर्म का, उसने मशीनरी खरीदी, अपने फर्म में लगाया और जस्ट इट स्टार्टेड टू ऑपरेट, तो ये भी रेडी टू यूज़ है।
एंड प्रोडक्शन, अब इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन भी नहीं होना है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। देन नेक्स्ट थिंग इज, तो ये जो फाइनल गुड्स हैं इनको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि या तो रीसेल के पर्पज़ से खरीदे जाते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के पर्पज़ से खरीदे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क बॉट बाय अ डेयरी फार्म, जैसे उसने रीसेल के पर्पज़ से मिल्क खरीदा है, एक डेयरी फार्म ने उसने कहीं से खरीदा और फिर उसको वो सेल करेगा किसी और कस्टमर को, देन इन दैट केस वो मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो वो उसको रीसेलिंग के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल होगा। सिमिलरली अगर मिल्क को परचेज करता है एक स्वीट शॉप का ओनर फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल होगा, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं या रीसेलिंग के पर्पज से खरीदे जाते हैं, उनका डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं, उन्होंने क्रॉस नहीं किया होता, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के में लगे हुए रहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर स्वीट का एग्जांपल लें तो स्वीट में मिल्क हुआ और भी चीज़ें होंगी, लाइक शुगर होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल होगा, कुछ अदर कलर्स होंगे, फ्लेवर्स होंगे, वो सब जो चीज़ें ऐड की जाएंगी, तो मतलब उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करना भी बाकी है। तो इसी वजह से इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल यहाँ पर मिल्क होगा जब स्वीट मेकिंग की बात करेंगे। सिमिलरली इट इज़ नॉट रेडी टू डायरेक्ट यूज़, कि अब ये जो मिल्क स्वीट बनाने के लिए जो परचेज़ किया गया है ये मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाएगा। कर सकता है अगर वो अपने घर के फैमिली के यूज़ के लिए ले, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए ले रहा है तो डायरेक्टली वो उसको कंज्यूम तो नहीं करेगा, या उसको स्वीट ही बनाना है डायरेक्टली, तो वो अपने कस्टमर्स को मिल्क नहीं देगा। मिल्क अगर लोगों को खरीदना होगा तो वो एज अ मिल्क मैन से खरीदेंगे, या अगर उसकी शॉप से खरीदेंगे तो भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्वीट बनाने के लिए उसने लिया है तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली यूज़ वो नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर नॉट रेडी फॉर डायरेक्ट यूज़। सिमिलरली दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं और उन फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ही इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होते हैं। तो इसी वजह से नेशनल इनकम में हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स में उनकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। अगर हम फिर से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में हम इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कंजम्पशन गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। अभी तक हमने देखा था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अब फर्दर फाइनल गुड्स का को दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है कंजम्पशन गुड्स एंड दूसरा है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है क्योंकि डायरेक्टली इनको कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, फर्नीचर या डॉक्टर की सर्विसेज, इनको डायरेक्टली ही यूज़ करने के लिए लिया जाता है, इसलिए इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है और ये ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ये फर्दर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रमोट नहीं करते क्योंकि इनको तो कंज्यूम कर लिया जाएगा, इनको तो यूज़ कर लिया जाएगा, तो इसीलिए इनका फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ नहीं होता है। इनकी एक्सपेक्टेड लिमिटेड लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईटेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी, कुछ सर्टेन लाइफ पीरियड होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। हाँ, जो इसमें जो ड्यूरेबल गुड्स होंगे लाइक टेलीविज़न, फर्नीचर, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर देन 1 ईयर हो सकती है। बट अगर अदर चीज़ों की बात करें, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सारे पेरिशेबल आइटम्स की बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ लिमिटेड होती है, कम होती है। देन नेक्स्ट कम कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? वो ऐसे कि इन कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है और उनसे जो फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं
वो फाइनल गुड्स अल्टीमेटली कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए इनकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल मशीनरी की डिमांड तभी होगी जब उस मशीनरी से बनने वाले सामान की डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल शुगर केन क्रशिंग मशीन है, उसकी डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस मशीन की एज सच डिमांड नहीं है, क्योंकि शुगर केन को क्रश करके उससे जूस बनेगा और उस जूस की डिमांड है मार्केट में। इसी वजह से उस मशीनरी की भी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि वो मशीनरी डायरेक्टली किसी ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मशीन को खरीद लेने से क्या होगा? मशीन अपने आप तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, या मशीनरी को तो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। मशीनरी को यूज़ करके जो आउटपुट जनरेट होगा उसकी यूज़फुलनेस है, उसकी यूटिलिटी है। इसी वजह से उस मशीनरी की डिमांड है। इसीलिए कैपिटल गुड्स की डिमांड इनडायरेक्ट डिमांड होती है या डिराइव्ड डिमांड होती है। सिमिलरली इक्विपमेंट के केस में, एंड इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर देन 1 ईयर होती है। मे बी कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक इनकी ये अच्छे से काम करते हैं, उसके बाद इनमें थोड़ा सा डिटेरियोरेशन होने लगता है, इनकी क्वालिटी में थोड़ा सा घिसावट वगैरह जिसमें रिपेयर की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें होती है, बट फिर भी इसकी अच्छी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। लेट्स सी सम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हमने देखा कि प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कंजम्पशन गुड्स में एंड कैपिटल गुड्स में। लेट्स सी, कार जो है वो कब कंजम्पशन गुड कहलाएगा? वो कंजम्पशन गुड्स तब कहलाएगा अगर उसको एक हाउस होल्ड अपने खुद के यूज़ के लिए खरीदता है। वही कार कैपिटल गुड हो जाएगा जब उसको एक टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी यूज़ करने के लिए यूज़ करे। क्यों? क्योंकि टैक्सी से वो कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा है, प्रोडक्शन में वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो उस वजह से वो जो कार होगी वो एज अ टैक्सी काम करेगी और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं लगी हुई है। इसी वजह से सेम कार इस केस में कैपिटल गुड्स का एग्जांपल होगी। या फिर अगर कोई फर्म उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करती है, देन फिर भी वो मतलब जो कार है वो कैपिटल गुड्स का यहाँ पे एग्जांपल होगी, क्योंकि अगेन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर गवर्नमेंट खरीदती है कार को फॉर मिलिट्री पर्पस, तो इन दैट केस दैट कार विल बी इंटरमीडिएट गुड्स। एंड अगर कार डीलर उसको रीसेलिंग के लिए यूज़ करता है तो वो तब भी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो रीसेलिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में गवर्नमेंट उस कार को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। अभी फाइनल आउटपुट हुआ नहीं है, मिलिट्री जो अपना काम करेगी वो उसका फाइनल आउटपुट होगा। तो इसी वजह से फाइनल आउटपुट कार डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली कार का यूज़ कर रही होती तो वो फाइनल गुड्स होता, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री पर्पस के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है तो इसी वजह से यहाँ पर कार इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोथ। अगर क्लोथ को एक हाउस होल्ड अपने सेल्फ यूज़ के लिए खरीदेगा तो इन दैट केस दैट क्लोथ विल बी कंजम्पशन गुड्स। अगर क्लोथ अनसोल्ड रह जाएगा ट्रेडर के पास किसी ईयर में, इन दैट केस वो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल होगा, क्योंकि वो जो अनसोल्ड स्टॉक होगा उसी को वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिलीज़ करेगा या सेल करेगा। तो वो तब तक वो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कैपिटल गुड्स को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज, अगर टेलर क्लॉथ को खरीदता है फॉर मेकिंग ड्रेसेस, इन दैट केस दैट क्लॉथ विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अभी ड्रेस बनी नहीं है। फाइनल आउटपुट इज ड्रेस एंड वो क्लॉथ उस ड्रेस को बनाने में हेल्प करेगा, उस क्लॉथ का ही ड्रेस बनेगा, इसीलिए वो क्लॉथ इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट इज, अगर क्लॉथ को परचेज करता है गारमेंट शॉप ओनर फॉर रीसेलिंग पर्पस, उसने कपड़ा खरीदा और फिर फर्दर उसको रीसेल किया किसी दूसरे पर्सन को, इन दैट केस दैट अमाउंट ऑफ क्लॉथ विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ शुगर। अगर शुगर कोई हाउस होल्ड सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है, इन दैट केस दैट विल बी कंजम्पशन गुड। अदरवाइज अगर शुगर
अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट कर रहा है ट्रेडर के पास, तो इन दैट केस दैट शुगर विल बी कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट इज अगर शुगर, एक स्वीट शॉप ओनर अगर शुगर परचेज कर रहा है फॉर मेकिंग स्वीट्स, इन दैट केस दैट शुगर इज इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि फाइनल आउटपुट इज स्वीट्स एंड शुगर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो इसीलिए क्योंकि उसको फर्दर यूज़ किया जा रहा है, उसमें उस शुगर में कुछ वैल्यू एडिशन किया गया, कुछ चीज़ें और ऐड की गई, तब जा करके स्वीट्स बना। इसीलिए यहाँ पर इस केस में जो शुगर होगा यहाँ पर वो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल होगा। द नेक्स्ट थिंग इज अगर शुगर को ग्रॉसरी शॉप ओनर अगर रीसेलिंग पर्पज़ के लिए खरीद रहा है, ग्रॉसरी शॉप ओनर ने उसको होलसेलर से खरीदा और फिर उसी शुगर को उसने अपने कस्टमर को सेल कर दिया, तो इन दैट केस दैट शुगर इज इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उस शुगर को वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा है, उसने खरीदा है कि वो उसी शुगर को फर्दर अपने कस्टमर को सेल करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ सर्विसेज ऑफ डॉक्टर और लॉयर। अगर इस डॉक्टर और लॉयर की सर्विस को कोई हाउस होल्ड यूज़ करता है, इन दैट केस दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन गुड्स। यहाँ पर नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर गुड्स लिखा है और यहाँ पर सर्विस है। सर्विस वी कंसिडर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एज प्रोडक्ट, बोथ कम्स आफ्टर सम प्रोडक्शन प्रोसेस। सो अगर जो सर्विसेज है डॉक्टर्स एंड लॉयर्स की, अगर वो हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, उसमें रहने वाले लोग यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंजम्पशन गुड्स, बिकॉज वो डायरेक्टली उन लोगों की नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट की नीड हो, चाहे वो किसी लीगल एडवाइस की नीड हो, उनकी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। इसी वजह से ये सर्विस कंजम्पशन गुड्स का एग्जांपल होगी। देन नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल गुड्स, तो ये में कंसिडर नहीं की जाएगी। एंड अगर उसी सर्विस को कोई इंटरप्राइज यूज़ कर रहा होगा तो इन दैट केस दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कई सारे इंटरप्राइजेज होते हैं जो डॉक्टर्स को हायर करते हैं फॉर द चेकिंग हेल्थ ऑफ देयर वर्कर्स, या फिर लॉयर्स की एडवाइस लेते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स की एग्जाम के हेल्प लेते हैं, कि एडवाइस लेते हैं अपने इंटरप्राइजेस को बेटर रन करने के लिए। तो इन दैट केस वो जो सर्विसेज वो लेंगे, हायर करेंगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये सर्विसेज फर्दर उनको बेटर प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। तो फाइनल आउटपुट उनका भी बनना बाकी है। ये सर्विसेज जस्ट वो ले रहे हैं डॉक्टर्स एंड लॉयर्स की टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो इन दैट केस दैट विल बी considered as intermediate goods. Next concept is of gross investment. Gross investment means, gross word means total. So gross investment is a total addition made to the capital stock, and capital stock means fixed asset and some unsold stock. Next thing is depreciation. जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिटेरियोरेशन होता रहता है, उनकी वैल्यू में फॉल होता रहता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर या घिसावट के कारण, या बिकॉज टाइम पास हो रहा है तो डेफिनेटली वो अगर वो पड़े भी हुए हैं तो भी उनमें रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो इस वजह से भी होता है। एंड एक होता है कि अगर उस मशीन को यूज़ नहीं किया जा रहा है या फिर कोई नई मशीनरी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी की न्यू मशीनरी आ गई, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि कुछ टाइम बाद वो मशीनरी ऑब्सलीट हो जाएगी, तो इस वजह से भी उसकी वैल्यू में फॉल होता है, उस मशीनरी के वैल्यू में फॉल होता है, तो इसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू में हम डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, सो इट मीन्स ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट थिंग इज नेट इन्वेस्टमेंट. Net investment is the actual addition made to the capital stock of the economy in a given time period. Net investment is equal to gross investment minus depreciation. जब हम gross investment में से depreciation को minus कर देते हैं तो हमें net investment की value मिलती है. Net investment means actual investment. Gross investment means total investment. Total investment जो हमने किया उसमें कुछ unsold stock हैं जो पिछले अकाउंटिंग ईयर से आ रहे हैं, पिछले अकाउंटिंग ईयर में नहीं बिके थे, वो रह गए,
तो वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट का, इस ईयर में इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाते हैं, प्लस इस इन्वेस्टमेंट पर प्लस इस साल कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया हो, तो इसीलिए नेट इन्वेस्टमेंट कुछ फिक्स्ड एसेट में किया गया हो वो, प्लस पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक, वो सब मिलाकर के क्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन को माइनस करके, क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये चीज़ हम मान करके चल रहे हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद डेफिनेटली डिटेरियोरेशन मशीनरी में, फिक्स एसेट्स में आने लगते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम माइनस करते हैं सो दैट कि वी कैन गेट नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि डिप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल लॉस। तो डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि इसमें जो नॉर्मल वियर एंड टियर होते हैं फिक्स्ड एसेट में, उनकी वजह से डिप्रिसिएशन के लिए अलग से कंपनीज या जो एंटरप्राइज है वो एक अमाउंट का प्रोविज़न करके रखती हैं, और ये एक्सपेक्टेड है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये डिप्रिसिएशन उनको फिक्स्ड एसेट्स में देखने को मिलेगा ही। लेकिन कैपिटल लॉस जो है ये अनएक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, या थेफ्ट का इंसिडेंट होता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फायर लग जाती है फैक्ट्री में, तो ये इस टाइप के जो कैपिटल लॉसेस होते हैं दे आर अनसर्टेन, किसी को पता नहीं होता कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब अचानक से सडन इवेंट्स होते हैं जो कि डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट होते हैं, तो इसके लिए प्रोविजंस नहीं किए जाते हैं, ये अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, तो इससे डेफिनेटली प्रोडक्शन प्रोसेस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन का बैड इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए हमेशा जब भी एंटरप्राइज अर्न करती है, पैसे कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसमें कुछ अमाउंट वो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न करके रखती है। लेकिन कैपिटल लॉस के लिए ऐसा नहीं करती। तो जब कैपिटल लॉस होता है तो डेफिनेटली एक बार को प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ता है उसको रीस्टार्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली कैपिटल लॉस इज़ नॉट फेवरेबल फॉर production process. Depreciation is also not favorable, but we can't hold it, we can't keep it at the same way. We have जो fixed capital है उसको हमेशा हम एक जैसा नहीं रख सकते, उसमें कुछ ना कुछ changes due to usage आने ही वाले हैं, उसको stop नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, बट हाँ कैपिटल लॉस जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, एक्सीडेंटली होता है, और डेफिनेटली ये ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे। डिप्रिसिएशन फिर भी कवर कर लिया जाता है क्योंकि इसके लिए अलग से अमाउंट का प्रोविज़न किया हुआ होता है कम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट में NIT कहते हैं। तो NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स आर द टैक्सेस विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस टाइप के टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसको प्रोड्यूसर को पे करना होता है, बट प्रोड्यूसर उसको अल्टीमेटली प्राइस में इंक्लूड कर देता है, तो इसी वजह से ये टैक्सेस इनडायरेक्टली कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ स्पीकर ₹500 है एंड उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया 50 का, तो उस स्पीकर का प्राइस अल्टीमेटली 550 हो जाएगा। ये तो इफेक्ट हुआ इनडायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट थिंग इज सब्सिडीज। सब्सिडीज़ क्या होती हैं? सब्सिडीज़ आर फिनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइज फॉर प्रोडक्शन। जो गवर्नमेंट फिनेंशियल एड देती है एंटरप्राइजेस को, कुछ रिलैक्सेशन देती है, उसको हम कहते हैं सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर इसी कमोडिटी पर जिसकी प्राइस 550 है, अगर इसी कमोडिटी पर अगर 10 रुपीज़ का सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, देन सब्सिडी को उस कमोडिटी की प्राइस से माइनस करेंगे, तो 550 माइनस 10 इज इक्वल टू 540। तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट था IT का, इनडायरेक्ट टैक्स का लगाने से ये चीज़ हुई, हमको 550 प्राइस मिल रहा है, बट फिर क्योंकि उसी कमोडिटी पे सब्सिडी इम्पोज हो रही है तो इसी वजह से उसकी प्राइस 10 रुपीज़ रिड्यूस होकर के 540 रह गई। अब अगर इसमें हम इस पूरे इंसिडेंट में अगर हम NIT को देखें तो NIT की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लगा था 50 रुपीज़, तो वो हो गई 50, एंड सब्सिडी लगा था ₹10, तो वो हो गया 10, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो 40 इज़ द नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
तो अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से देखें तो फाइनल प्राइस स्पीकर का क्या डिसाइड होगा? फाइनल प्राइस में कॉस्ट प्लस NIT। तो इसमें कॉस्ट कितनी थी? 500, वो 500 यहाँ है, प्लस NIT इज इक्वल टू 40, तो प्लस 40 कर दिया कॉस्ट प्लस उसमें नेट इंडायरेक्ट टैक्स ऐड करके हमें अल्टीमेट वैल्यू 540 मिली, जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू मिली थी। क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके थे कि 550 इंडायरेक्ट टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ चुकी थी, फिर 10 रुपीज़ रिड्यूस की गई, तो हमें फाइनल वैल्यू 540 मिली, और यहाँ पर भी हमें 540 फाइनल प्राइस मिल रही। ये जो प्राइस है दैट इज़ मार्केट प्राइस, वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करता है। नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर कॉस्ट। एक कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट इज अल्टीमेटली नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड ये जो फैक्टर कॉस्ट है इतने की वैल्यू के बराबर ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की जाती है बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनिशियली हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ स्पीकर इज़ 500 रुपीज़, तो इसीलिए 500 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर इस केस में फैक्टर कॉस्ट होगा। तो फैक्टर कॉस्ट इस एग्जाम्पल में विल बी ₹500 एंड मार्केट प्राइस विल बी इज इक्वल टू ₹540। एंड अगर हम रिकॉल करें तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था ₹50, सब्सिडी था ₹10, एंड इसकी वजह से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स था दैट वाज ₹40। तो अल्टीमेटली इस पूरे एग्जाम्पल से हमें इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस वैल्यू को जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, तो हमें नेशनल इनकम की वैल्यू मिलती है। एक्चुअली होता क्या है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से मिल रही है उसमें से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम जो कि अब्रॉड को जा रही है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इंडिया में आकर के काम करते हैं, बट वो पैसा जो भी जनरेट होता है वो अपने कंट्री में भेजते हैं। वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, लेस देन 1 ईयर के लिए काम करते हैं, तो उसकी वजह से वो पैसा क्या करते हैं अपनी कंट्री में भेजते हैं। तो इस वजह से, और कुछ ऐसे हमारे यहाँ कंट्री के लोग होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं और वो फैक्टर इनकम यहाँ सेंड करते हैं। तो जो फैक्टर इनकम बाहर की कंट्रीज से आई माइनस जो फैक्टर इनकम यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ को गई, उसको माइनस कर देंगे तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही एक्सप्लेन किया यहाँ पे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट जो भी हमें मिलेगी अब्रॉड से, जो कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करेंगे वहाँ पर, और उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, जो कि हम इनकम पेमेंट कर रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट को जो कि अदर कंट्रीज़ के हैं। तो इसीलिए NFIA या NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट NFIA के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये तो हमने देखा कि फैक्टर इनकम जो यहाँ के रेसिडेंट्स को मिलेंगे वो माइनस जो फैक्टर इनकम दूसरे कंट्री के रेसिडेंट्स को दिए जाएंगे, उनका डिफरेंस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन ये जो फैक्टर इनकम है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आइए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है कि इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड और लिविंग अब्रॉड फॉर लेस देन एन ईयर माइनस इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉयड और स्टेइंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर लेस देन एन ईयर। मतलब कि जो इनकम एम्प्लॉयज़ को, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको जो इनकम जनरेट होती है जो कि इंडिया के रेसिडेंट होते हैं और वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के लेस देन 1 ईयर के लिए रहते हैं, तो उनको जो इनकम मिलती है उनके काम से माइनस जो इनकम यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है जो इंडिया में नॉन रेसिडेंट होंगे उनको, तो उनका डिफरेंस इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इनकम जनरेट होती है जो कि नेट इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो दूसरी कंट्रीज़ में जो इंडिया के रेजिडेंट हैं जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से वहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं वो माइनस सिमिलर पेमेंट्स टू द नॉन रेजिडेंट पीपल। नेक्स्ट थिंग इज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। Net retained earnings is the retained earnings of resident companies located abroad minus retained earnings of non-resident companies located in the domestic economy। मतलब ऐसे रेजिडेंट इकोनॉमीज जो कि लोकेटेड दूसरी कंट्रीज में लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी इकोनॉमी में डोमेस्टिक इकोनॉमी में है, तो वहाँ से जो रिटेन्ड इनकम मिलती है माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स को पे करनी पड़ती है, दोनों का डिफरेंस इज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है ऐसा अर्निंग जो कि जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसमें टैक्स पेमेंट करने के बाद और डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट बच जाता है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। आई होप इस वीडियो में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड ये आपको समझ में आए होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फर्दर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।